हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे इकॉनमी में। जो है हमने इकॉनमी में 7th लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। छोटा बड़ा लेक्चर हमारा है, ज़्यादा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। एक आधी लेक्चर एक आधी घंटे का है, बाकी हमारा लेक्चर सारे एक सबसे कम का है, वो 18 मिनट का है। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेने का है, आराम आराम से पढ़ने का है। ये अब 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 8वां है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हमारा PT 365 कंप्लीट। और उधर हमने जो है वो PT 365 का ही हमने जो है पर्यावरण इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी जो सेगमेंट लगभग जो है बहुत हद तक हमने कवर कर लिया है। अब उसमें भी लगभग आधा कवर हो चुका है, उसके बाद हम आधा उसमें और करेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, अब इंतज़ार नहीं करना है ना। डिटेल में करवा रहे हैं ताकि जो है हम इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। इसके बाद इससे क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे भी, है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स प्ले। बिना देरी किए हुए आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर किया करो, चाहे लाइक करो या ना करो, लेकिन कमेंट तो कर दिया करो। मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसमें देखेंगे अन्य प्रमुख अवधारणाएं। पहले इससे पहले अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जो है पिछला वीडियो जा करके देख लेना, उससे कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कंपनियों का जो है विलय देखेंगे। जैसे 2 या अधिक जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां जैसे होल्डिंग और सहायक कंपनियों के विलय प्रक्रिया में जो संशोधन किए गए हैं। कंपनियों के विलय के बारे में है। इसमें कहा रहा है विलय एक समझौता है ना। जैसे किसी कंपनी को अपने घर में अपने में विलय कर लो, उसको मिला लो, किसी दोस्त को अपने साथ मिला लो, तो विलय करना हो गया, है ना। जिसमें 2 मौजूदा और जो है स्वतंत्र कंपनियां मिलकर एक नई जो है पहल कानूनी इकाई बन जाती हैं। विलय मर्जर, विलय मतलब मर्जर होता है, मर्जर इसमें इंग्लिश में बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर एक होता है, वर्टिकल मर्जर होता है, एक कांग्लोमेरेटल मर्जर होता है। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर जो है समान उद्योग की कंपनियों का विलय, और वर्टिकल मर्जर एक ही सप्लाई चेन की कंपनियों का जो है विलय। कांग्लोमरेट मर्जर, है ना, अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों का विलय। ठीक है। अब हम देखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है विलय और विभाजन की अनुमति। हम इसमें देखेंगे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। यह कंपनियों के जो है विलय और जो है विभाजन को मंजूरी देने वाला एक मुख्य प्राधिकरण है। हम देखेंगे रिवर्स फ्लिपिंग। इसमें कह रहा है रिवर्स फ्लिपिंग, इसमें कह रहा है कि उस प्रक्रिया को कहते हैं ना जिसमें जो है कोई स्टार्टअप जो पहले की किसी अन्य जो है देश में पंजीकृत था, है ना, अब अपना मुख्य जो है गंतव्य मुख्यालय वापस अपने देश में स्थानांतरित कर लिया है, उसी को कहते हैं। भारत में जो है रिवर्स फ्लिपिंग की जो है चलन बढ़ रहा है, क्योंकि जो है स्टार्टअप जो भारतीय शेयर बाज़ारों में जो है लिस्ट होने की योजना बना रहे हैं। भारत की जो नीति है ना, भारत की जो आर्थिक नीतियां मजबूत हैं। भारत है ना देश का जो स्थानीय बाजार लागत बढ़ रहा है, अब टैक्स व्यवस्था अनुकूल हो रही हैं, तो निवेशकों की जो है संख्या और उनकी जो दिलचस्पी अब बढ़ रही है भारत में। अब हम देखेंगे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, CSR की जो है माध्यम से देखेंगे कंपनियां अपने व्यावसायिक कार्यों में जो है सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान को एकीकृत करती हैं। भारत में जो है CSR, है ना, मतलब कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है व्यवस्था की जो है शुरुआत कंपनी अधिनियम 2013 की जो है तहत धारा 135 के तहत की गई है। इसमें कहा गया है CSR पात्रता हेतु जो है मानदंड कंपनी की जो कुल संपत्ति है 500 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए। कंपनी का जो वार्षिक कारोबार है 1000 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। कंपनी का जो शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। हम देखेंगे भारत का जो है ना
भारत जो है विश्व का पहला देश है जिसने जो है CSR को जो है CSR कार्यों को अनिवार्य करने वाला ना कानून बनाया है। CSR के लिए पात्रता मानदंड इंफोग्राफिक में बताए गए हैं। हम देखेंगे फंड आवंटन में बताया गया है कंपनियों द्वारा अपने पिछले 3 वर्षों के औसत निव्वल लाभ का जो है कम से कम 2% CSR गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य है। इसमें जो है राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। नियम का जो है पालन नहीं करने पर दंड। तो इसमें बताया गया है आगे कि जो है यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल है ना करने में विफल रहती है और इस हेतु जो है स्थापित निधि में हस्तांतरित भी नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है ना। अब देखेंगे पंजीकरण। इसमें पंजीकरण में बताया गया है CSR गतिविधि करने की जो इच्छुक कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हम देखेंगे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसमें कह रहा भगोड़ा आर्थिक अपराधी ना को जो है परिभाषित करता है। ये कहा है इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत में किसी अदालत द्वारा किसी अनुसूचित अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ हो और जो है ना जो भारत छोड़ चुका हो ताकि मुकदमे से बच सके या विदेश से वापस आने से इनकार करता हो, भगोड़ा आर्थिक अपराधी होगा वो। जैसे विजय माल्या वगैरह हो गए हैं ना, ये लोग भाग गए हैं नीरव मोदी वगैरह लेकर पैसा। अब देखेंगे अनुसूचित अपराध, ऐसे अपराध जो अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध है और ऐसे अपराधिकृत में शामिल कुल जो है राशि का जो है 100 करोड़ है ना रुपए या उससे अधिक हो, उसको कह रहा है कि किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ना जांच एजेंसियों को विशेष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। और धन शोधन निवारण है ना, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जो है सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित किया गया है। हम इसमें देखेंगे वी राइज है ना, वी राइज वीमेन इंटरप्रेन्योर, और जो है इसी को बोला जाता है राइमेजिनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज पहल। इसी में कहा गया है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने जो है DP वर्ल्ड के साथ मिलकर अपने अवार्ड टू रिवार्ड पहल के तहत जो है इसे शुरू किया है। उद्देश्य इसमें बताया गया है, इस पहल का जो उद्देश्य महिला उद्यमियों और महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों का जो है वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का जो है विस्तार करने में मदद करना है। इसके लिए ना उन्हें व्यापार सुविधाएं, मेंटरशिप और रणनीति साझेदारी प्रदान की जाएंगी। हम देखेंगे अगला, इसमें आता है अवसंरचना। ठीक है, हम देखेंगे अवसंरचना। तो अवसंरचना में क्या है, समुद्री क्षेत्र के जो चीज़ें उसको हम देखेंगे। इसमें कहा गया भारत में पतन, तो भारत में पतन के बारे में बात किया गया, तो भारत में पतन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में जो है 12 मुख्य पतन हैं। ठीक है, 12 मुख्य पतन कार्यरत हैं। जो 13वां मुख्य पतन जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो है ना वधवन में निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। और लगभग जो है 200 गौड़ ना लघु मध्यम पत्तन हैं। प्रमुख जो पत्तन है उसमें मुख्यतः जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। गौड़ पत्तन जो है राज्य समुद्री बोर्ड राज्य सरकार के नियंत्रण में और उनके द्वारा प्रतिबंधित है। भारत में विदेशी व्यापार का जो है 95% मात्रा के अनुसार 70% मूल्य के अनुसार समुद्री मार्गों द्वारा संपन्न होता है ना। कुल समुद्री माल यातायात 53% हिस्सा जो है मुख्य पत्तनों द्वारा संभाला जाता है। पिछले दशक में जो है वित्त वर्ष जो है 2014-15 से जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जो है मुख्य उत्पादकता संकेतों में भी उल्लेखित प्रगति देखी गई थी, है ना। औसत जो टर्न अराउंड समय जो है ना TRT, जिसमें जो है 48% का जो है सुधार हुआ, या अब जो है 96 घंटे से घट करके 49.5 घंटे हैं। अब देखेंगे आइडल टाइम, इसमें जो है लगभग
32% की गिरावट आई, या जो है 23.1% से घट करके 16.3% है। वर्ष 2014-15 में से जो है ना, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक जो प्रमुख पत्तनों ने जो अपनी माल वहन क्षमता को जो है 87% तक बढ़ा लिया है। इसमें पारादीप जो पतन भारत का है ना, वो सबसे बड़ा प्रमुख पतन बन करके उभरा है। सबसे ज़्यादा चीज़ें वो उनसे जो है माल वाहन चीज़ें ढुलाई वगैरह की जाती हैं। भारत का समुद्री जो क्षेत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का जो है 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। 12 प्रमुख और जो है 200 से अधिक लघु पत्तन के आधार हैं यहाँ पे, है ना, जो भारत को जो है विश्व के जो है 16वें सबसे बड़े समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। और टन भार के संदर्भ में भारत जो है विश्व में पोत पुनर्चक्रण में तीसरे स्थान पर आता है। विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट लॉजिस्टिक फार्मेंस इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 के 44वें स्थान से सुधर कर जो है 2023 में 22वें स्थान पे अब आ गई है। हम देखेंगे सागरमाला कार्यक्रम, है ना, सागरमाला कार्यक्रम इसमें करा सुर्खियों में क्यों था, तो सागरमाला कार्यक्रम ने जो है पिछले दशक में तटीय पोत परिवहन में जो है 118% की वृद्धि हासिल की। इसमें जो है लॉजिस्टिक लागत की जो है प्रदूषण दोनों कम हुए। सागरमाला कार्यक्रम के बारे में बताया गया, मंत्रालय इसमें है, इसे जो है ना सागरमाला कार्यक्रम के बारे में देखेंगे तो इसमें मंत्रालय कौन सा, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें बताया गया है 2015, है ना, 2015 में जो है शुरू किया गया था। यह केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की जो है एक प्रमुख पहल थी। इसका उद्देश्य था कि जो है 11,098 किलोमीटर तट रेखा और जो है 14,500 किलोमीटर नौ परिवहन योग्य जो है जलमार्गों की क्षमता का जो है उपयोग करके देश के आर्थिक विकास को ना तेज करना। इसमें फंडिंग संरचना बताया गया, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की PPP की बात की गई थी। अब आंतरिक और बजट से जो है इतर संसाधन बताए गए थे। उच्च सामाजिक प्रभाव वाली जो परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता की बात की गई थी इसमें। और स्पेशल पेपर्स व्हीकल, है ना, के जरिए जो है इक्विटी निवेश के बारे में भी बात की गई थी। हम देखेंगे सागरमाला 2.0 2025 के तहत, इसके तहत जो है मुख्य ध्यान जहाज मरम्मत, उसे तोड़ने और पुनर्चक्र तथा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर दिया गया था। सागरमाला कार्यक्रम के जो है 5 प्रमुख घटक हैं। इसमें बताया गया बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह का विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्धन, बंदरगाह लिंक्ड औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग का जो है प्रोत्साहन। ठीक है, इसमें देखो पहले हम ये देखेंगे। तो इसमें कह रहा है आधुनिकीकरण, बंदरगाह आधुनिकीकरण और जो है नए बंदरगाह का जो विकास है, उसमें कहा जा रहा है वर्तमान बंदरगाहों की जो क्षमता में ना वृद्धि करना और नए ग्रीन फील्ड बंदरगाहों का निर्माण करना, है ना। उसके बाद बंदरगाह कनेक्टिविटी संवर्धन में कहा गया है कि जो है कार्गो के निर्बाध प्रवाह हेतु बंदरगाहों को सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और जो है पाइपलाइन नेटवर्क से प्रभावी ढंग से जोड़ना होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बंदरगाह लिंक्ड औद्योगिकीकरण के बारे में। तो इसमें क्या बोला है ना, तो बंदरगाहों के जो समीप तटीय आर्थिक क्षेत्र जहाँ पे ना विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा और वहाँ पे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, ताकि वहाँ से हम आराम से अपने पतन से जहाज से जब समुद्र से आ रहा है माल और यहाँ ट्रक में अनलोडिंग कर सकते हो, ट्रेन में लोडिंग कर सकते हो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तटीय सामुदायिक विकास, है ना। तो तटीय हम सामुदायिक विकास के बारे में देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि कौशल विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन, है ना, और मत्स्य पालन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले सामुदायिक और आजीविका में सुधार करना। उसके बाद हम देखेंगे तटीय नौवहन, जो तटीय नौवहन है उसके बारे में, और अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोत्साहन। जैसे इसमें बताया गया है तटीय नौवहन और जो अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल एवं यात्री आवाजाही को बढ़ावा देना, हमारा ये चीज़ें हमारा घटक है। ठीक है, हम देखेंगे सागरमाला कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जो है
संस्थानगत फ्रेमवर्क कि उसका कौन कौन सा संस्थान का क्या क्या काम है। जैसे उसमें बताया गया शीर्ष निकाय है ना, शीर्ष निकाय हम देखेंगे पहले। तो कहा जा रहा है राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति है ना, कि जो है अध्यक्ष जो है पोत परिवहन मंत्री करते हैं। यह समिति जो है कार्यक्रम की नीतिगत दिशा तय करती है, उनकी जो है ना निगरानी का काम करती है। उसके बाद देखेंगे सागरमाला समन्वय और संचालन जो समिति होती है जिस वो इसको संचालन करती है। तो इसकी जो अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं है ना, कैबिनेट सचिव करते हैं। यह जो है सीमित परियोजनाओं को जो है लागू करने हेतु मंत्रालय, राज्य सरकार और एजेंसियों के बीच जो है समन्वय स्थापित करते हैं। फिर राजमाला है ना, फिर जो है राज्य सागरमाला समिति आती है, इसमें बताया गया इसकी जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री बंदरगाह है ना, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री बंदरगाह मामलों के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो करते हैं। यह समिति जो है सागरमाला से जुड़ी परियोजनाओं का समन्वय और जो है सुविधा प्रदान करती है। NSAC द्वारा उत्तर प्राथमिकता वाले मामलों को आगे बढ़ाती है। हम देखेंगे राज्य समुद्री बोर्ड, राज्य पोर्ट विभाग है ना, यह कहा रहा यह इसमें ये है कि जो है यह राज्य सागरमाला समिति को जो है सेवाएं प्रदान करेंगे तथा जो है परियोजनाओं के जो है समन्वय व क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। हम देखेंगे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है ना, ये क्या है। तो इसमें कहा जाता है सागरमाला डेवलपमेंट जो कंपनी वो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह की काम करती है। इसे जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था ना राज्य क्षेत्र स्तर के जो स्पेशल पेपर्स व्हीकल की जो है मदद करना। अब इसका जो है नाम बदल कर सागरमाला फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया है। यह भारत की जो समुद्री क्षेत्र की ना पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है ना ये है, ठीक है। यह जो है पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के तहत जो है एक केंद्रकारी सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है। इसे जो है ना मिनी रत्न श्रेणी 1 का जो है दर्जा प्राप्त है। हम देखेंगे अगला जो है भारतीय पत्तन अधिनियम 2025, ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि जो है सुर्खियों में क्या होता है। भारत के राष्ट्रपति के ने जो है भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की है। औपनिवेशिक युग के जो है भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की जगह लेगा। इसमें कहा गया भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के बारे में। तो 2025 को जो मंजूरी प्रदान की गई है कि औपनिवेशिक जो युग में जो 1908 की जो है जो अधिनियम चल रहा था भारत पत्तन अधिनियम 1908 जो चल रहा था उसी का जगह लिया है 2025। तो हम देखेंगे 2025 में है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में। तो इसका उद्देश्य जो है पत्तन बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को जो है एकीकृत करना, बंदरगाहों को जो है समग्र विकास सुनिश्चित करना, व्यापार को सुगम बनाना और भारत की जो समुद्री तटरेखा को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है ना। अब देख रहा है इसमें कह रहा है आगे कि भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे कि जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं क्या है, जो हमने अभी बनाया है अपना 2025 का भारत पत्तन अधिनियम। इसमें कहा गया है राज्य समुद्री विकास परिषद को वैधानिक मान्यता दिया गया है। इसमें बताया गया है यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद है। इसका काम जो है ना कानूनी फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क बंदरगाह क्षेत्र के विकास, प्रतिस्पर्धा, दक्षता और बंदरगाह को कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार को ये सुझाव भेजेगी, हमेशा सुझाव देगी कि हमको क्या करना चाहिए। अब संरचना इसका जो है केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री इस परिषद के जो है अध्यक्ष होंगे और राज्य समुद्री बोर्ड को जो वैधानिक मान्यता प्राप्त है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि यह अपने अपने जो है ना राज्यों के प्रमुख बंदरगाहों के अतिरिक्त अन्य बंदरगाहों का भी संचालन और प्रबंधन करेंगे जो इनके राज्य में नहीं आते। विवाद निपटान तंत्र भी होगा एक, जिसमें कहा है कि जैसे कोई अगर विवाद हो रहा है राज्यों के बीच, जिसमें कह रहा है प्रत्येक राज्य ना सरकार को बंदरगाहों के बीच जो है विवादों को निपटारा करने के लिए ना विवाद समाधान समिति का जो है गठन किया गया है। अभी समितियां विवादों को संपन्न करवाएंगी, किसी के बीच में विवाद ताकि हो तो उसको जल्द से जल्द उसका निपटान कर दिया जाए। समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर किसी भी सिविल कोर्ट
का जो क्षेत्राधिकार नहीं होगा, कोई सिविल कोर्ट इसमें नहीं जाएगा, है ना। और विवाद समाधान समिति के आदेशों के खिलाफ 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे बंदरगाह और शुल्क दरें जो इनकी कितनी हैं। ठीक है, बंदरगाह और शुल्क दरें, तो इसमें कहा गया प्रमुख बंदरगाहों का महापतन के लिए जो है शुल्क बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी या कंपनी पर होने, है ना, कंपनी होने पर जो है उसके निदेशक मंडल द्वारा किया गया जाएगा। इसमें कहा गया है तय कर किया जाएगा। प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के लिए शुल्क संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड या अधिकृत एजेंसियां तय करेंगी। इसके बाद इसमें कह रहा है पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, है ना, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण। इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए गए जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की जो है रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और जो है ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन के अनुपालन को जो है अनिवार्य करता है ये, है ना। हम देखेंगे आगे MARPOL कन्वेंशन, है ना, एक जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है ये, जो जहाज़ द्वारा ऑपरेशनल या जो है आकस्मिक वजहों से होने वाले समुद्री पर्यावरणों के प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है। भारत इस जो है कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता राष्ट्र है। हम देखेंगे आगे ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट, है ना, एक है। इसमें ये कन्वेंशन है ना, एक प्रकार की जो है संधि है जो जहाज, है ना, जो जहाज के जो है ब्लास्ट वाटर में जो है मौजूद हानिकारक जीवों और रोग जनकों के प्रसार को जो है रोकने में मदद करेगा। यह इस कन्वेंशन का जो है पक्षकार नहीं है, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे अपवाद, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अपवाद में कहा गया यह अधिनियम कुछ विशेष बंदरगाहों, नौगम्य नदियों, केवल सैन्य उपयोग के लिए जो है काम करने वाले हवाई जहाज़ों, गैर व्यावसायिक सरकारी जहाज़ों, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और विदेशी उद्योगपोतों पर जो है लागू नहीं होगा। हम देखेंगे नौवहन क्षेत्र का जो है आधुनिकीकरण। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे नौवहन क्षेत्र का आधुनिकीकरण। तो इसमें क्या रहे सुर्खियों में क्यों है ना। तो बताया गया हाल ही में राष्ट्रपति ने जो है क्या किया, नौवहन क्षेत्र के जो आधुनिकीकरण को ना, ब्लू इकोनॉमी को जो है बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दी थी। उसमें अन्य संबंधित चीज़ें जो तथ्य शामिल हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसमें इसमें बताया गया कि जो है इन अधिनियमों में जो है बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2024, है ना, 2025, इसमें कहा गया है समुद्री माल परिवहन अधिनियम 2025 में कि जो तटीय नौवहन अधिनियम 2025 और व्यापारिक नौवहन शामिल, ये सारे अधिनियम शामिल होंगे। कौन कौन सा अधिनियम, तो बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025, समुद्री माल परिवहन अधिनियम 2025, तटीय नौवहन अधिनियम 2025 और व्यापारिक नौवहन अधिनियम 2025, ये सारे बिल्स इसमें शामिल होंगे। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसमें, है ना। इसमें कहा गया है कि ये अधिनियम किस प्रकार नौवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाते हैं और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है व्यापारिक नौवहन अधिनियम 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, जिसमें कहा गया है सभी जहाज़ों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, प्रणोदन के प्रकार या भार की जो है परवाह किए बिना जो है इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है पुनर्चक्रण, है ना, पुनर्चक्रण के लिए जो है जहाज़ों के जो है अस्थायी पंजीकरण की जो है शुरुआत करता है ये। और कहा गया है सभी, इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहा गया है जहाज़ों की जो परिभाषा का विस्तार इसमें किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट, पनडुब्बी और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट आदि जहाज़ भी शामिल किए गए हैं। स्वामित्व इसका जो मानदंड है उसमें बताया गया है भारतीय नागरिकों जो है भारतीय विधि के तहत स्थापित कंपनी, निकाय, पंजीकृत सरकारी समितियां, भारत के प्रवासी नागरिकों आदि के आंशिक स्वामित्व वाले जहाज़ों को शामिल करने के लिए नियमों को नरम बनाया गया है। हम अगला देखेंगे, इसमें कह रहा है समुद्री माल परिवहन अधिनियम 2025,
तो इसमें कहा है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है ना का पालन करता है ये। इसमें कहा गया है उदाहरण के लिए यह जो है हेग विश्वी नियम है कि विश्वी नियम 2024 के अनुरूप एक ना आधुनिक दायित्व व्यवस्था को अपनाता है। साथ ही 1925 का जो भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम को जो है ये प्रस्थापित करता है, उसको ना हटा देता है, उसकी जगह ये स्वयं आता है। ठीक है। और हेग विश्वी नियम एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। यह जो है जहाज मालिकों और कार्गो मालिकों के बीच जो है उचित जोखिम साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए समुद्री परिवहन में जो है माल की हानि, क्षति या देरी के लिए वाहक दायित्व निर्धारित करता है। यह जो किसी बंदरगाह से माल ले जाने के मामले में जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्त को जो है स्थापित करता है। और इसके बाद कह रहा है यह केंद्र सरकार को लदान बिलों के लिए जो है प्रक्रियात्मक नियम निर्दिष्ट करने का जो है अधिकार देता है। अब हम देखेंगे तटीय नौवहन अधिनियम 2025। तो इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है है ना, इसमें ये कह रहा है कि जो है इसका उद्देश्य है ना तटीय नौवहन के जो है विनियमन से संबंधित कानून को समेकित और जो है संशोधित करना और तटीय व्यापार को बढ़ावा देना है ना, बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना। जो घरेलू भागीदारी हम उसको भी प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार तटीय जल क्षेत्र का अर्थ है कि भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का कोई भी भाग इसमें जो है भारत के समीपवर्ती समुद्र क्षेत्र में शामिल है। ये क्षेत्र जो है प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्य समुद्री क्षेत्र और 1976 के अंतर्गत आते हैं ना ये। और इन जल क्षेत्रों का उपयोग तटीय व्यापार के लिए किया जाता है। हम देखेंगे बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम जो है उसके तहत क्या होता है। तो यह इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा और ना इसका उद्देश्य है कि नौवहन दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को जो है अद्यतित करना और उसे जो है सरल बनाना। ठीक है, उसमें सुधार करके उसको सरल करना। और बिल ऑफ लैंडिंग एक ऐसा जो है डॉक्यूमेंट होता है जो मालवाहक कंपनी द्वारा भेजने वाले को जारी किया जाता है। इसमें जो है भेजी जाने वाली वस्तु का प्रकार होता है, वस्तु की कितनी मात्रा है, स्थिति उसकी क्या है, गंतव्य स्थान कहाँ तक जाने की जानकारी कहाँ तक है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ें होती हैं। हम देखेंगे संबंधित जो तथ्य है बड़े जहाज को जो है अवसंरचना का दर्जा होता है। बड़े जहाज़ों को विनिर्माण क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड है ना मास्टर लिस्ट में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स श्रेणी के जो है तहत शामिल किया जाता है। इसका जो है उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग को जो है मजबूत करना। एक बड़े जहाज को निम्नलिखित मानदंडों के तहत वाणिज्यिक जहाज घोषित किया जाता है। इसमें बताया गया है 10,000 या उससे अधिक ग्रास टन भार वाले जहाज को जो है भारतीय स्वामित्व और जो है ध्वज के अधीन आते हैं है ना। इसके अलावा 1500 या उससे अधिक ग्रास टन भार वाले जो जहाज को जो है भारत में बने हों और भारतीय स्वामित्व एक जो है ध्वज के अधीन हो जाते हैं। हम देखेंगे विझिजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह। इसमें बताया गया है सुर्खियों में क्या था, तो हाल ही में भारत के जो है प्रधानमंत्री ने केरल में विझिजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसमें बताया गया विंझिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के बारे में। ठीक है, इसमें कहा गया है यह जो है भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर है ना ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। इसका जो है महत्वाकांक्षी परियोजना केरल सरकार द्वारा जो है संचालित की जा रही है। विकास मॉडल इसकी बात की जाए तो हम इसका जो विकास मॉडल है तो इस बंदर का जो है विकास लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत जो है अंतर्गत जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का जो डिज़ाइन है
निर्माण है, वित्त पोषण है, संचालन है, हस्तांतरण है, वो DBFOT जो इसका है ना, उसको जो है हम जो है के आधार पर विकसित किया जाता है। इसको हस्तांतरण के आधार पर जो है इसको विकसित किया जा रहा है। और विंझीजम बंदरगाह के जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उससे जो क्या लाभ वगैरह होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उससे हमको कई चीज़ों का लाभ हो सकता है, जैसे रणनीतिक स्थिति, प्राकृतिक लाभ भी हो सकता है। तो रणनीतिक में जैसे यह व्यस्त ना अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट होगा, और इससे जो है केवल 10 नॉटिकल मील की जो है दूरी पर स्थित है ये, है ना, जो मतलब यूरोप फारस की खाड़ी की ओर जो फार ईस्ट को जोड़ता है। इसका नाम प्राकृतिक जो इसके लाभ होंगे, तो विंझीजम बंदरगाह के पास जो है जल की जो है प्रकृति गहराई जो है, इसे जो है नेक्स्ट जनरेशन के ना बड़े कंटेनर जहाज़ों, मतलब 20 मीटर से अधिक जो ड्राफ्ट वाले जहाज होते हैं, को जो संभालने में सक्षम बनाती है ये। अब देखेंगे हम सड़क मार्ग, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है सड़क मार्ग है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का हम बात करेंगे। तो सुर्खियों में क्या था, अन्य संबंधित तथ्य क्या थे, ठीक है। हम देखेंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। तो सुर्खियों में क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो है मोटर वाहन अधिनियम है ना 1988 की धारा 215B को जो है लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो है गठन करने में विफल रहने पर जो है सवाल किया था। तो इसी वजह से चर्चा में था। तो अन्य तथ्य इसमें बताए गए हैं। अन्य संबंधित जिसमें कहा गया मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215B राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा है ना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है। यह धारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ी गई थी, क्योंकि भारत सरकार ने 2019 में लाया था ये कानून, है ना, संशोधन किया था उसमें। पुराने अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें की मांग हो रही थी कि अभी ये चीज़ें जोड़ी जाए, क्योंकि नए तरीक़ों के साथ, है ना, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नई ज़रूरतें होती हैं, नई सेफ्टी पर्पज आ जाते हैं। आगे इसमें कह रहा है केंद्रीय सड़क परिवहन और जो है राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना जारी की। हम देखेंगे इसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के बारे में। तो इसमें संरचना बताया गया, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक जो है अध्यक्ष और जो है कम से कम 3 लेकिन जो है अधिकतम 7 सदस्य जो है इसमें होते हैं। मुख्यालय इसका जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड जो है भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। जो बोर्ड है वो अन्य जगहों पे भारत में किसी भी जगह पे किसी भी स्थान पे वो अपना कार्यालय स्थापित कर सकती है। NRSB के जो कार्य है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना, ठीक है। NRSB का मतलब क्या होता है ना, क्या हुआ, तो नेशनल रोड सेफ्टी है ना बोर्ड, ठीक है, कि क्या कार्य है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के क्या कार्य हैं, ठीक है, NRSB के क्या कार्य हैं। तो ये कह रहा है कि बोर्ड सड़क सुरक्षा को लेकर के बढ़ावा, नवाचार को प्रोत्साहित करने और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा यातायात और मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कई कदम हैं, जैसे वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम हैं। इसमें बताया गया है सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक 2021 से 2030 के लिए जो है वैश्विक योजना बनाई गई है। इसमें विश्वासकर्ता और उद्देश्य की बात की गई। तो विश्वासकर्ता जो है WHO और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय उद्योगों द्वारा तैयार है और उद्देश्य इसका 2030 तक जो है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जो मौतों और घायलों की संख्या को ना 50% तक कम करना है। सड़क सुरक्षा पर जो है ब्रासीलिया घोषणा पत्र 2015 है ना, इसके तहत देशों ने जो है सतत विकास लक्ष्य 3.6 जो है प्राप्त करने का जो संकल्प लिया है। भारत भी जो है इस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करता है, भारत ने हस्ताक्षर किया है ना। SDG 3.6 2030 तक जो है
बताया गया है इसमें SDG जो 3.6 है, इसमें बताया गया है ये कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और घायलों की जो संख्या को ना आधा करना है। बहुत ज़्यादा अभी दुर्घटना हो रहा है। तो हम देखेंगे आगे, ठीक है। हम आगे इसमें देखेंगे भारत में उठाए गए कदम। तो भारत में क्या क्या कदम उठाए गए, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 यह कह रहा है, यह नीति जो है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, सड़क सुरक्षा डेटाबेस बनाने और जो है सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करने आदि पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि मोदी सरकार ने अब जो है क्या स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सड़क बना रही है, तभी कहीं कहीं देखो धंस जा रहा है, कई चीज़ें हो जा रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली जो सड़क उत्तराखंड में और कई जगह जो 50-55 मीटर नीचे धंस गई थी। हम देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988, इसमें कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2002 है ना द्वारा संशोधन किया गया। इस अधिनियम में जो है निम्नलिखित शामिल है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो है गुड सैमरिटन है ना, सैमरिटन से संशोधित जो प्रावधान है उसको हम देखेंगे। जैसे इसमें ये बताया गया है कि अधिनियम की नई धारा है ना 134A के तहत जो है गुड सैमरिटन को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके तहत जो है किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ना कैशलेस उपचार योजना भी चलाया गया है 2025 में। इसमें कहा गया है यह योजना जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त अधिकारों के आधार पर शुरू की गई है। इसमें कहा गया है योजना के जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में अब देखेंगे हम कि इस योजना के जो प्रमुख प्रावधान है इसमें क्या है ना। तो जैसे कहा गया है कि जो इसमें जो पात्रता होंगे, कवरेज किसको दिया जाएगा, नोडल एजेंसी कौन सी होगी है ना, सूचीबद्ध जो अस्पताल होगा, तो इन सब पहलुओं पे जो है चर्चा करने की बात कही गई है। जैसे नोडल एजेंसी हुआ, सूचीबद्ध अस्पताल हो गया, भुगतान प्रक्रिया कैसी होगी, तो इन सबको भारत का जो है NCAP देखेंगे। उसके बाद है ना देखेंगे योजना के जो प्रमुख जो प्रावधान उसमें कहा गया है मोटर वाहन के जो है उपयोग से होने वाले सड़क दुर्घटना है ना का जो है कोई पीड़ित व्यक्ति का जो है योजना के तहत पात्र है ना, पीड़ित व्यक्ति इस योजना के तहत जो है पात्र होंगे। और कवरेज इस योजना में दुर्घटना की तिथि से जो है ना 7 दिनों तक जो सूचीबद्ध अस्पतालों में अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए तक का जो है कैशलेस उपचार करने का प्रावधान किया गया है। अगर कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, उपचार कर दिया जाएगा, कैशलेस उपचार होगा। और नोडल एजेंसी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, जो नोडल एजेंसी होगी वो राज्य सुरक्षा सड़क परिषद देखेगा इस चीज़ को। और सूचीबद्ध जो अस्पताल उसमें राज्य सरकारें सभी जो है सक्षम अस्पतालों, इसमें आयुष्मान जो कार्ड इन्होंने जारी किया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सूचीबद्ध अस्पतालों सहित जो है सूची में शामिल करेंगे कई अस्पतालों को। भुगतान प्रक्रिया इसका जो है अस्पतालों द्वारा क्लेम प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी जो है पुष्टि राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां करती हैं। और भुगतान जो है इसका मोटर वाहन दुर्घटना निधि से जो है 10 दिनों के भीतर किया जाता है। हम देखेंगे भारत का जो मतलब NCAP सड़क उसमें बताया गया है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने जो है भारत NCAP 2.0 का जो है एक संशोधित मसौदा जारी किया है। इसमें बताया गया है नए फ्रेमवर्क के बारे में। नए फ्रेमवर्क के तहत जो है किसी वाहन की जो है रेटिंग 5 जो है मूल्यांकन क्षेत्रों पर आधारित होगी। टकराव से जो है संरक्षण, कैशलेस प्रोटेक्शन होगा, कमज़ोर सड़क, उपयोगकर्ता सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटना से बचाव और दुर्घटना के बाद सुरक्षा। यह प्रोग्राम को जो है स्वैच्छिक है, ये है ना, यह प्रोग्राम स्वैच्छिक है। रेटिंग जारी करने के लिए जो है नामित एजेंसी हैं इसमें जो है पुणे स्थित जो है केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान जो है ठीक है। हम अगला देखेंगे विमानन क्षेत्रक, ठीक है, विमान से जो सुरक्षा।
विमानन सुरक्षा की बात कह रही है, तो इसको हम देख लेंगे तो सुर्खियों में क्यों था। ठीक है, तो हाल ही में वायुसेना दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने जो है ना अहमदाबाद के दुखद विमान जो दुर्घटना की जो है जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसी के बाद ये चीज़ें लाई गई थी। तो सुरक्षा में क्यों था, तो इस ये मतलब उसमें क्यों था सुर्खियों में, तो इसको बता दिया मैंने। अन्य जो इसका संबंधित था उसको हम देख लेते हैं। जैसे जांच रिपोर्ट में पायलट द्वारा की गई जो है मेडे कॉल के समय जो है जानकारी दी गई कि जो है मेडे कॉल वास्तव में जो है प्राण घातक खतरे की जो है ना प्राणघातक खतरे की जो आपातकाल काल होती है या जो है तत्काल सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसमें विमानन क्षेत्र में जो आपातकालीन संचार के लिए 121.5 MHz है ना, हाँ, और जो है 243 MHz फ्रिक्वेंसी होती है उस पर निर्धारित की गई है। इसको ब्लैक बॉक्स उसमें वो एक बरामद किए गए हैं, उसमें का जो डेटा ना AAIB लैब से जो है डाउनलोड किया गया है। हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स में जो है दो प्रमुख रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती है जो रिकॉर्ड करती है लास्ट समय की चीज़ों को, जिसमें बताया गया फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड इसमें होता है। जो गति होती है प्लेन की कितनी गति से उड़ रहे हैं, ऊंचाई क्या होती है उसको बताता है। इंजन का जो है प्रदर्शन कैसा रहता है उस समय उस पर भी वो ध्यान रखता है रिकॉर्डर, और जो है मापदंड रिकॉर्ड भी उसमें रहता है। तो सारी चीज़ का जो डेटा है ना इसी के पास होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के पास। इसका नाम किक पीटर वायरस रिकॉर्ड होता है। ये क्या करता है, यह चमकीली नारंगी रंग का होता है। यह इस देखता है कि ये जो आसमान ताकि जो है ना आसानी से दिखाई दे सके। इसे जो है स्टील या जो है टाइटेनियम जैसे मजबूत सामग्री से बनाया जाता है ना। हम देखेंगे इसमें जो है भारत में विमान सेवा की सुरक्षा हेतु जो संस्थागत जो व्यवस्था उसके बारे में। ठीक है, इसमें कहा गया है अब आगे कि जो है इसकी जिम्मेदारी वगैरह की किसकी है वो चीज़ें तय की गई है। अब बताया गया इसमें भारत में विमानन सेवा की जो सुरक्षा है तो संस्थागत व्यवस्था उसमें है ना नागर विमानन महानिदेशालय जो है यह जो है नागरिक जो है विमानन के क्षेत्र में विनियामक संख्या है। यह सुरक्षा जो है ना संबंधी मुद्दों से मुख्यतः संबंधित है। जिम्मेदारी बताई गई है कि भारत में जो है भारत में और भारत से जाने वाली जो उड़ानें या भारत में आने वाली उड़ानों के लिए ना हवाई परिवहन सेवाओं का जो विनियमन की है ना करता है ये। और इसके अलावा इसमें बताया गया है यह नागरिक हवाई नियमों हवाई सुरक्षा विमानन की जो है एयर वर्दीनेस है ना उड़ान लायक स्थिति को बोलते हैं उसको, यह का जो है अनुपालन सुनिश्चित करता है कि जैसे कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगाना, कैसे कूदना है आपात स्थिति में, ये सारी चीज़ें यही कर जिम्मे निगरानी इसी को अनुपालन को सुनिश्चित करता है। हम देखेंगे यह संस्था जो है ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ जो है समन्वय भी करता है। हम देखेंगे भारतीय विमानन पत्तन आर्थिक जो है विनियामक प्राधिकरण के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम कई चीज़ देखेंगे नीचे, जैसे भारतीय विमानन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना, इसका उद्देश्य और जो है नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इसके जो प्रमुख दायित्व होंगे उसको देखेंगे, और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं फटाफट। भारतीय विमानन आर्थिक जो विनियामक प्राधिकरण उसकी स्थापना जो है AERA अधिनियम 2008 के तहत जो है 2009 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य था कि हवाई अड्डों पर जो है दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क तय करना है ना, प्रमुख हवाई अड्डों की जो सेवा गुणवत्ता पर निगरानी रखना, और नागरिक विमानन सुरक्षा जो ब्यूरो है उसके तहत जो है बताया गया कि 1978 में DGCA के तहत जो है एक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया था, और 1987 में जो है नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत जो है स्वतंत्र विभाग है ना बना दिया गया। इसमें प्रमुख दायित्व तो यह था कि यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के शिकागो कन्वेंशन के जो है परिशिष्ट 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा मानक तय करता है। परिशिष्ट इसका जो है बताया गया 17 का जो है उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन को जो है गैर कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के बारे में बात किया गया है। इसकी जो है स्थापना 2012 में नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत जो है संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी है ना। यह विमान जो है अधिनियम 2017 के तहत जो है न्यायालय या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
मूल्यांकनकर्ता द्वारा जांच और जो है प्रशासनिक कार्य को सुगम बनाने के लिए किया गया था, ताकि कोई दुर्घटना वगैरह हो रहा है, कोई जांच, तो उसकी जो है ना जांच करने के लिए, कोई घटना हो गया तो उसका जांच करने के लिए तो क्या क्या चीज़ कैसे हुआ था। अब प्राधिकार देखेंगे इसमें हम, तो यह जो कहा गया है कि यह किसी भी एजेंसी या संगठन से सभी आवश्यक साक्ष्यों की जो है तत्काल और बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकता है ना। इसको मतलब पूरा पावर दिया गया है, और इसके लिए जो है ना न्यायिक संस्थाओं और या जो है अन्य सरकारी प्राधिकारों से पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है इसको, कि किसी से इसको लेना पड़े। यह स्वयं सारा चीज़ कर सकता है धड़ाधड़, इसको किसी से ज़रूरत नहीं है कि तुम जाओ इससे पूछो, फलाना ढिमकाना पूछो, जब आदेश होगा तभी होगा, है ना। हम देखेंगे जांच सीमा। जांच सीमा का बात कहा गया है, जैसे 2250 किलोग्राम से अधिक कुल भार वाले विमान या जो है टर्बोजेट की दुर्घटना की जांच AAIB करता है, और 2250 किलोग्राम या उससे कम भार वाले विमानों की गंभीर घटनाओं की जांच जो है DGCA है ना करता है। अब इसमें हम बताएंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के बारे में, है ना। इसकी स्थापना जो है हम देखेंगे, इसकी स्थापना, इसका परिचय, इसके सदस्य कितने हैं और इसके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो हम एक एक फटाफट चर्चा करें। इसकी स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन कन्वेंशन के द्वारा हुआ था, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, या जो है देशों को विमानन क्षेत्र की एक जो है ना एक साथ सहयोग करने, जो है अपने अपने वायु क्षेत्र को के लिए ना साझा करने के मदद करती है, ताकि एक दूसरे को जो है ना लाभ मिल सके। हम देखेंगे भारत में जो है 193 जो है इसमें सदस्य हैं, और जो कार्य है इसका जो है पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त तकनीकी मानकों और जो है वैश्विक योजनाओं के विकास में देशों की जो है सरकारों की सहायता करना है इनका। हम देखेंगे अगला केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। तो सुर्खियों में क्या था, तो राज्यसभा में जो है विमानन वस्तुओं में हितों का जो है संरक्षण विधेयक, इसमें कहा गया इस विधेयक का जो है उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को जो है केप टाउन कन्वेंशन है ना, केप टाउन कन्वेंशन इसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विटी, इसको है ना इक्विपमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। और कर रहा है केप टाउन कन्वेंशन, और जो है विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल के अनुरूप करना। केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है, तो इसका उद्देश्य हम देखेंगे, है ना। ठीक, इसका उद्देश्य देखेंगे। तो कह रहा है चल संपत्तियों, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली परिसंपत्तियों जैसे विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर से संबंधित लेन देन को जो है मानकीकृत करना, ताकि जो डिफ़ॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता को अपने अधिकार को लागू कर सके, है ना। इसके अलावा इसमें देखेंगे स्वीकृति, इन्हें जो है 2008 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ द्वारा जो है संयुक्त रूप से अपनाया गया था। पक्षकार इसके जो है उसमें देखेंगे 2016 से तक जो है 65 देश जो है इस कन्वेंशन के पक्षकार बन चुके थे। भारत ने इस कन्वेंशन पर जो है 2008 में हस्ताक्षर किया था। हम देखेंगे अगला जो है हमारा टॉपिक है दुर्घटना संबंधी शासन विधि। तो उसमें हम देखेंगे विशेषताएं, सड़क मार्ग देखेंगे, रेल मार्ग देखेंगे, वायु मार्ग देखेंगे। फटाफट देख लेते हैं। इसमें प्राथमिक जो अधिनियम होगा उसको चेक कर लेंगे। जांच एजेंसियाँ कौन होगी, क्षतिपूर्ति एजेंसी कौन होगी, मंत्रालय होगी कौन, ये हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमने ऊपर में सारा कुछ पढ़ चुका है, ठीक है। जिसमें जैसे अब देखो विशेषता में प्राथमिक अधिनियम है सड़क मार्ग का हम देखेंगे तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 जिसको संशोधित कर दिया गया 2019 में, और रेल मार्ग अधिनियम जो है 1989 देखेंगे 89। वायु मार्ग विमानन वाहन अधिनियम जो है 1972, इसके तहत जो है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और जो है इसके अलावा 1999 को जो है लागू किया गया था। इसको हम जांच एजेंसी जो होगी सड़क मार्ग में वह स्थानीय पुलिस होगी, FIR दर्ज करती है वो, है ना। और जो रेल मार्ग में होगा वो रेल संरचना आयोग होगा, CRS उसको बोलते हैं,
वायु मार्ग में कौन होगा, तो विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB होगा। ठीक है। क्षतिपूर्ति कौन, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, तो मोटर दुर्घटना का जो है दावा अधिकरण करेगा। ठीक है इसमें। और जो है रेलवे, इसमें जो रेल में कौन करेगा, तो रेलवे दावा अधिकरण होगा एक वो इसका नाम, उसको RCT बोलते हैं। वायु मार्ग में जो है क्षतिपूर्ति कौन करता है, तो विमान संचालन, मतलब विवाद होने पर जो है न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन विमान संचालन ही इसका, जो विमान संचालक होता है वही इसका वो करता है। और इसका नाम मंत्रालय है ना। अभी देखो जैसे अभी एक बारी हो गया था, जो सारे विमान जो है रद्द होने लगे थे, सबका जो है वो रद्द होने लगा था, तो क्या हुआ, सारा जो है सबको जो है सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि जो है सारा जो उनका चीज़ें हुआ है वो जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, है ना। एयर इंडिया नहीं था, वो दूसरा कोई विमान था, क्या नाम उसका, नाम मेरे को, इंडिगो के, है ना। अब हम देखेंगे मंत्रालय, इसमें सड़क मार्ग में जो है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय आता है, और रेल में जो है रेल मंत्रालय संचालन नागरिक उड्डयन सुरक्षा होता है, और वायु मंत्रालय में जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय आता है। ठीक है। हम देखेंगे अब लॉजिस्टिक जो क्षेत्रक हैं उसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में बात किया गया, सुर्खियों में क्यों था, तो ये हम चर्चा करेंगे इसमें, है ना। और लॉजिस्टिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे 2022 के बारे में, इसका उद्भव कैसे हुआ, और इसका जो हम देखेंगे PM गति शक्ति जो मोदी जी ने लागू किया था, और NMP के जो है 7 इंजन, तो ये चीज़ें हम मुख्य जो इसके लक्ष्य है उसमें भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम अब पहले देख ही लेते हैं तो इस सुर्खियों में क्या था, तो वाणिज्यिक एवं जो है उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 की जो है तीसरी वर्षगांठ मनाई गई। इसका उद्भव बताया गया है ना। अब देखेंगे इसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में, इसमें क्या क्या किया गया था, तो इसमें ये हुआ था कि जो है इसका उद्भव जो है यह योजना ना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पूरक के रूप में शुरू की गई थी। PM गति शक्ति के बारे में देख लेते हैं। PM गति शक्ति क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इससे जो है ना 57 से अधिक जो केंद्रीय मंत्रालय को विभागों को ना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जो है भू स्थानीय डेटा को एकीकृत करके जो है भारत की अवसंरचना नियोजन और क्रियान्वयन के तरीके में जो है क्रांति ला दी थी। ये इसमें बताया गया NMP के जो है 7 इंजन, जिसमें जो बताया गया है रेल मार्ग, सड़क मार्ग, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, सामूहिक परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना, ये सारे एक जगह पे आ गए। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो भारत में जो लॉजिस्टिक लागत को कम करके जो है 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि रैंकिंग में सुधार करना, भारत को जो है 2030 तक जो है शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना। और वर्ष विश्व बैंक के जो है ना LPI 2023 में भारत 38वें स्थान पर जो है रहा है, या 2018 में मिले जो है 44वें स्थान से सुधार को जो है दर्शाता है। डेटा आधारित निर्णय और समर्थन प्रणाली विकसित करना, तो इसमें कहा गया है ताकि जो है लॉजिस्टिक जो परितंत्र को जो है अधिक कुशल बनाया जा सके, और समग्र लॉजिस्टिक कार्य योजना के माध्यम से क्रियान्वयन के बारे में बात किया है। इसके तहत जो है 8 लाख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए। इसमें हम देख लेते हैं 8 प्रमुख जो कार्य हैं। ठीक है, ये हैं। ठीक, देखो व्यापक लॉजिस्टिक जो कार्य योजना उसमें बताया गया है। देखो भौतिक यहाँ से देख लेते हैं हम, ये यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। भौतिक संपत्ति का जो है मानकीकरण और जो है सेवा गुणवत्ता मानकों की जो है बेंचमार्किंग करना। उसके बाद एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम विकसित करना। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है मानव संसाधन विकास और श्रमिकों का जो है प्रशिक्षण करना। उसके बाद राज्य सरकारों के साथ जो है सक्रिय समन्वय करना। कुशल लॉजिस्टिक के लिए जो है क्षेत्रीय योजना है ना तैयार करना। और जो है एग्जिम है ना, एग्जिम निर्यात आयात से जो है जुड़े लॉजिस्टिक कार्यों को जो है सुगम बनाना। इसके अलावा इसमें सेवा सुधार ढांचा,
मानकीकरण, औपचारिकरण, अंतर संचालितता को बढ़ावा देना। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना और जो है विकास की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये है। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 और 25 के अंतर्गत प्रमुख जो उपलब्धियां हैं उसको, जिसमें बताया गया है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट रेट्स, है ना, डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स। ठीक है, ये चर्चा करेंगे हम। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसमें यूनिफाइड लॉजिस्टिक जो इंटरफेस फार्म है उसके बारे में, प्लेटफार्म के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर जो है लॉजिस्टिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में। इसके अलावा हम भारत के जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार हेतु जो अन्य पहले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें हम देखेंगे भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार हेतु जो पहले हैं उसमें हम देखेंगे अवसंरचना का जो है दर्जा प्राप्त करना और एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो है लॉजिस्टिक डेटा बैंक के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें बताया गया है कि जो है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स में कहा गया, इसने जो है राज्यों के बीच जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद को जो है बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व बैंक में जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में रैंकिंग में सुधार हुआ है। लेडीज, है ना, लेट्स इसको बोल रहा है, लेट्स इंडेक्स, है ना। इसमें कह रहा है, इसी को ये छोटा फॉर्म में कर दिया है, LEADS। ठीक है, लॉजिस्टिक इजी अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स जो है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन क्षमता का जो है आकलन करता है। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2025 में जो है अब जो है 5 से 7 प्रमुख लॉजिस्टिक कॉरिडोर के जो है प्रदर्शन आकलन शामिल किया गया है। और इस साथ ही प्रमुख जो है सड़क कॉरिडोर पर जो है API आधारित खंडवार गति आकलन प्रणाली भी शुरू की गई है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया गया है। तो इसे जो है 30 से जो है अधिक डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित API एकीकरण को सक्षम किया गया है। इसमें जो है अगस्त 2025 तक 160 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ना किए जा चुके हैं। अब ULP है, इस ULIP एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के जो है लॉजिस्टिक से संबंधित डेटा को एक ही जो है इंटरफेस पर प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक विकास जो है 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है अपनी लॉजिस्टिक नीतियां बनाई हैं। इसके अतिरिक्त जो है 19 राज्य ने जो है लॉजिस्टिक को जो है उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। इसमें जो है उन्हें कर लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है ना। भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार हेतु अन्य कई पहले हैं, जिसमें हमने देखा है अवसंरचना का दर्जा प्राप्त करना, एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक योजनाएं और लॉजिस्टिक डेटा बैंक। तो इसमें हम देखें अवसंरचना का जो है दर्जा प्रदान करना। तो इसमें बताया गया है कि इससे जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र को सड़क और रेलवे के तहत जो है कम ब्याज दर दीर्घकालिक वित्त पोषक, है ना, वित्त पोषण तक जो है पहुंच प्राप्त होगी। इससे जो है भारत की विकास गाथा में जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र की जो है भूमिका सुदृढ़ होगी। और इसके अलावा एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक योजनाएं हैं, इसमें बताया गया है। इसे जो है एशियाई विकास बैंक के सहयोग से स्माइल कार्यक्रम, है ना, के अंतर्गत जो है लागू किया जा रहा है। अब स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम का जो है उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक अवसंरचना में सुधार करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और दक्षता में वृद्धि करना। अब लॉजिस्टिक जो डेटा बैंक है उसमें यह बताया गया है, यह प्रणाली जो है कंटेनर मूवमेंट की जो है रियल टाइम ट्रैकिंग को बेहतर बनाती है। इसमें खुले समुद्र में निर्यात कंटेनरों की जो है ट्रैकिंग और जो है मल्टी मॉडल शिपमेंट की जो है दृश्यता भी जो है शामिल की गई है कि कितने कंटेनर वगैरह जा रहे हैं, किन की मूवमेंट कहाँ है, कहाँ पे वो पहुँचे हैं। तो इन चीज़ों का जो है इसमें निगरानी किया जाता है। हम देखेंगे परिसंपत्ति मुद्रीकरण। ठीक है,
अगला हमारा टॉपिक है, सुर्खियों में क्यों था। अब हम देखेंगे परिसंपत्ति मुद्रीकरण, है ना, मुद्रीकरण सुर्खियों में क्यों था। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो है ना देश में क्या किया था, देश में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण के माध्यम से उसका जो है मूल्य प्राप्त करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है। और परिसंपत्ति मुद्रीकरण है क्या, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि होता क्या है। ये बड़ा आया है ना। तो इसमें बताया गया है कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या है। तो इसमें कहा गया यह पूरी तरह जो है उपयोग नहीं की गई सार्वजनिक जो है परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य की प्राप्ति के ना द्वारा क्या हुआ कि जो है के द्वारा राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की जो है नई या जो है वैकल्पिक जो है प्रक्रिया है। इसे जो है पूंजी पुनर्चक्रण यानी जो है कैपिटल रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जो है इस प्रक्रिया से परिसंपत्ति का जो है विनिवेश हो। हम इसमें देखेंगे भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के जो प्रमुख मॉडल्स, जिसमें बताया गया टोल ऑपरेटर और ट्रांसफ़र, है ना। इस मॉडल में जो है बताया गया कि परिसंपत्ति का प्रबंधन व टोल संग्रह का अधिकार देकर जो है निजी निवेश आकर्षित किया जाता है और निजी निवेशक यानी जो है कंसेशनर शुरुआत में जो है सरकार को एक मुफ्त जो है राशि देता है और परियोजना के संचालन एवं रख रखाव की जो है जिम्मेदारी लेता है। हम आगे देखेंगे डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर, है ना, फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसफ़र के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है कंसेशनर परियोजना का जो है डिजाइन निर्माण वित्त पोषण और संचालन करता है तथा यह जो है तय समय के बाद जो है इस परियोजना को सरकार को सौंप देता है ना। तो हम यहाँ तक, तो इसमें हम आगे देखेंगे ना जो हम पढ़ रहे थे इसमें कि डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसफ़र, है ना। इसमें कह रहा है कि कंसेशनर परियोजना का जो है डिजाइन निर्माण वित्त पोषण और संचालन करता है तथा जो है ना तय समय के बाद उस परियोजना को जो है सरकार को सौंप देता है। इसमें कह रहा आगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कह रहा है यह जो है एक सामूहिक निवेश, ठीक है, निवेश विकल्प है जो यूनिट जारी करके जो है निवेशकों से धन जुटाता है। यह उन्हें स्थिर एवं जो है पुनर्अनुमानित निरंतर नकदी विविध स्रोतों से अन्य और जो है कर छूट प्रदान करता है। इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जो है विनियमित किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे में देखेंगे, इसमें बताएगा आगे जो हम देखेंगे, पहले बता देते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आगे देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देखेंगे, परियोजना आधारित वित्त पोषण देखेंगे, दीर्घकालिक पट्टा देखेंगे, मौद्रीकरण के लिए जो परिसंपत्ति हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें हमको देखना है तो फटाफट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना। तो यह म्यूचुअल फंड के समान सामूहिक निवेश के स्रोत हैं। हालांकि जो है REIT जुटाए गए धन को जो है रियल एस्टेट में जो है निवेश करते हैं। परियोजना आधारित जो वित्त पोषण, इसमें जो है टोल प्लाजा जैसी परियोजनाओं से प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्क को जो है गिरवी रखकर दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है। दीर्घकालिक पट्टा में बताया, इसमें जो है पट्टेदार को निश्चित समय के लिए परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार दिया जाता है, जिसके बदले में वह जो है एक बार में या कई चरणों में भुगतान करता है। हम देखेंगे मौद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियों में, इसमें कह रहा है इसमें खनन परिसंपत्तियां, रियल एस्टेट लेन देन और जो है
रेलवे स्टेशन, पुनर्विकास, हवाई अड्डा जैसी परियोजनाएं जो है शामिल होती हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे भारत में जो है परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु जो प्रमुख पहले हैं उसको भी हम देख लेते हैं। उसको भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, अगर नहीं देखेंगे तो छूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु जो पहल है उसमें हम 2 पहल देखेंगे, है ना, जिसमें बताया गया एक राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन पहल, एक राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम, है ना। तो ये दोनों हम देख लेते हैं इसमें फटाफट क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है इस योजना के तहत जो है 2022 से 2025 तक के 4 वर्षों में सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों को जो है लीज पर देकर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जो है जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उस पर राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम है जो इसमें बताया गया है, यह जो है 100% जो है सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनी है उनको, और इसका जो है गठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों की जो है गैर प्रमुख परिसंपत्तियों मुद्रीकरण करने के लिए जो है किया गया है। इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है भारत सरकार के जो सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे डिजिटलीकरण। डिजिटलीकरण हमको देखना है, डिजिटल इंडिया मिशन। तो सुर्खियों में क्या होता है वो हम देखेंगे, और डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे आगे मिशन की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उसको। ठीक, हम देख लेते हैं फटाफट ये भी। तो इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन। तो हाल ही में भारत में जो है डिजिटल इंडिया मिशन की जो है 10वां वर्षगांठ मनाई गई, इसी वजह से चर्चा में था। यह जो है 2015 में शुरुआत इसकी हुई थी डिजिटल इंडिया मिशन, और नोडल क्रियान्वयन मंत्रालय जो है इसका जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। और उद्देश्य इसका ये था कि भारत में जो है डिजिटल रूप से ना सशक्त समाज बनाया जाए, जिसमें जो है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना इसको, ताकि लोगों को वो जो है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया जाए। प्रकृति जो इसका प्रकृति है उसका इसमें बताया गया है, यह एक ना अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो मतलब अलग अलग मंत्रालय विभागों की जो ई गवर्नेंस पहलों को एक साथ जोड़ता है। जैसे एक छत के नीचे सारे लोग आ जाएं, है ना, सारे मंत्रालय को एक जगह करना चाहता है। और निजी क्षेत्र का जो है सहयोग इसमें, जैसे इसमें बताया निजी क्षेत्र उनका भी सहयोग होगा ई गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने के लिए, जहां भी संभव हो सार्वजनिक निजी भागीदारी दोनों का होगा, को जो है प्राथमिकता दी जाती है। हम देखेंगे डिजिटल इंडिया के जो है 9 स्तंभ। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, है ना, और मोबाइल तक जो है सार्वभौमिक पहुंच भी होगा। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सचेंज कार्यक्रम होगा। इसके अलावा अर्ली हार्वेस्टर प्रोग्राम होगा। ई क्रांति सेवाओं के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी होगी। सभी के लिए जो है सूचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नेट जीरो आयात का जो है लक्ष्य आयात होगा, है ना। इसके अलावा रोजगार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी होगा। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में जो है फिर सुधार होगा। ठीक है, अंततः हमारा काम क्या है, सुधार करना शासन में। मिशन की जो प्रमुख उपलब्धियां उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें बताया गया है डिजिटल अर्थव्यवस्था। जिसमें बताया गया भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में विश्व के तीसरे स्थान पे पहुंच चुकी है। ठीक है, डिजिटल व्यवस्था के आकार में। ठीक है, अब वित्तीय समावेशन को देखेंगे। तो इसमें बताया वित्तीय समावेशन और जो है स्थानीय भाषाओं में उपलब्धता होनी। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे। सर मम्मी कह रही थी वित्तीय समावेशन में बता रहा है कि भारत रियल टाइम है ना पेमेंट्स में विश्व में जो है अग्रणी। ठीक है, 2023 में जो है 49% वैश्विक डिजिटल लेन देन भारत में जो है दर्ज किया गया है। समावेशन और जो है स्थानीय भाषाओं में उपलब्धता होनी, इसमें बताया गया है भाषिनी, है ना, जैसे जो है पहले अलग अलग जो है AI मॉडल्स भी आ गए हैं के माध्यम से 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में डिजिटल जो है सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं अब। ठीक है, इससे जो है IRCTC जो टिकटिंग हम लेते हैं, बुक करते हैं ट्रेन वगैरह का, NPCI भुगतान होता है हमारा, है ना, वो प्रणालियों में जो है पुलिस डॉक्यूमेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में एकीकृत किया गया है। हम आगे देखेंगे अवसंरचना और परियोजनाएं। ठीक है, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया परियोजना का क्या क्या नाम है और उसकी रणनीति का महत्व क्या है, उसकी जो प्रमुख विशेषता है उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें हम देखेंगे उधमपुर
श्रीनगर बारामूला, है ना। रेल लिंक के बारे में बात करेंगे, चिनाब जो ब्रिज बना था पुल उसके बारे में, और बैराबी शेरांग जो रेल लिंक बना था उसके बारे में। इसके अलावा सोनमर्ग, है सोनमर्ग सुरंग जो बना था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो कश्मीर में बना है। इसका जो है इसकी जो राजनीतिक पहल है उसके महत्व को समझेंगे तो एकीकृत कश्मीर घाटी में जो है शेष भारत से जोड़ने वाला जो है पक्का रेल लिंक हो गया अब। इसके अलावा इंजीनियरिंग का भी एक नमूना है जो मतलब भारत की जो छाप को अलग ही अहदे पर दिखाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है चिनाब नदी पे, है ना। अब चिनाब पुल बनाया गया है, इंजीनियरिंग का जो है कमाल है इसमें बताया गया। विश्व का जो है सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है ना। नदी के तल से जो है 369 मीटर ऊपर एफिल टावर से भी जो है 35 मीटर ऊंचा है ये। रणनीतिक लिंक इसमें बताया गया है USBRL का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कश्मीर घाटी में हर मौसम में सैनिकों और लॉजिस्टिक की जो आवाजाही को सरल बनाएगा। हम देखेंगे बैराबी सैरांग रेल लिंक, तो राजधानी ये जो है राजधानी कनेक्टिविटी आइजोल, है ना, को जो है मिजोरम है आइजोल राजधानी उसकी को जो है राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ता है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसमें अपनाई गई है जिसमें बताई गई है कि भावी कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के जो है 7 भारत को आसान बनाता है। उसके बाद सोनमर्ग देखेंगे सुरंग, इसमें रणनीतिक हर मौसम में जो है सोनमर्ग तक जो है पहुंच सुनिश्चित करती है। रक्षा जो है बताया गया है लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे सेवाएं सर्विसेज। ठीक, बस हम यहीं तक देखते हैं, अगला हम देखेंगे। अच्छा कर लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद सर्विसेज हम देखेंगे। इसमें भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो इसमें भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसको देख लेते हैं फटाफट। भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसमें कह रहा है नीति आयोग ने जो है सकल मूल्यवर्धन प्रवृत्तियां और जो है राज्य स्तरीय गतिशीलता तथा रोजगार प्रवृत्तियां और जो है राज्य स्तरीय गतिशीलता शीर्षक से जो है 2 रिपोर्ट जारी की गई हैं। रिपोर्ट के जो मुख्य अंश इसमें भारत के जो है रोजगार संक्रमण के केंद्र में सेवा, इसमें बताया गया है कि 2023-24 में 18.8 करोड़ श्रमिकों को नियोजित किया गया है, जिससे जो है यह अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा जो है नियोक्ता बना है। वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र का जो है GVA में योगदान लगभग जो है 55% रहा है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र का जो है योगदान क्रमशः 16% और जो 29% रहा है। GVA में जो उच्च हिस्सेदारी के उपरांत भी ना GVA में उच्च हिस्सेदारी के उपरांत भी यह क्षेत्र जो है कुल रोजगार का जो है 1/3 से भी कम हिस्सा प्रदान करता है। जो मतलब इसमें बताया गया है कि जो अधिकांशता अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत और जो है कम पारिश्रमिक ना वाला है। हम देखेंगे रोजगार परिदृश्य। विगत 6 वर्षों में इस क्षेत्र ने लगभग जो है 4 करोड़ रोजगार के अवसर जोड़े हैं, जो निर्माण क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम अवशोषक के रूप में कार्य करता है, किंतु यह सुस्पष्ट है ना, यह स्पष्ट 2 भागों में विभाजित है। उच्च मूल्य सेवाएं इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष है ना, वित्त जो है स्वास्थ्य सेवा है ना, व्यावसायिक सेवाएं होती इसमें बताया गया है सूचना प्रौद्योगिकी वित्त और जो है सेवा स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक जो सेवाएं इसमें वो किया गया है, जो उच्च मूल्य सेवाएं हैं ये अत्यधिक उत्पादक है और किंतु इसमें जो है रोजगार की गहनता सीमित है। जो पारंपरिक सेवाएं है उसमें व्यापार परिवहन को लिया गया है, जिसमें बताया गया ये प्रमुख नियोक्ता हैं और तथापि इनमें जो है अनौपचारिक की जो है दर बहुत अधिक है। हम देखेंगे रोजगार जो प्रोफाइल उसके बारे में, तो स्थानीय सेवा क्षेत्र में 60% शहरी श्रमिक संलग्न, जबकि जो है ग्रामीण श्रमिकों का अनुपात जो है 20% से भी कम है। लैंगिक जो भागीदारी हो शहरी महिलाओं को के जो है 60% के तुलना में लगभग केवल जो है इसमें बताया गया है 10.8
5%। ग्रामीण महिलाओं सेवा क्षेत्र नियोजित है। अनौपचारिकता में बताया गया इस क्षेत्र के जो है 87% श्रमिकों के पास किसी भी प्रकार की जो है सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाएं पुरुष की जो है मजदूरी के लगभग जो है मजदूरी के 50% से भी कम अर्जित करती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक आ गया है खनन, ऊर्जा और जो है उद्योग, सर्वेक्षण एवं संकेतक। अब खनन, ऊर्जा और उद्योग के बारे में देखेंगे। इसमें सर्वेक्षण एवं संकेतक है। तो वार्षिक उद्योग जो सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए गए उसी के बारे में चर्चा है। तो इसमें हम फटाफट देख लेते हैं। सुर्खियों में क्यों था, है ना। अन्य संबंधित तथ्य देखेंगे। उसके बाद हम कारखाना अधिनियम देखेंगे, बीड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम जो है रोजगार वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। शीर्ष जो 5 राज्य हैं उन पे भी चर्चा कर रहे थे, कौन कौन से राज्य हैं। फिर औद्योगिक उत्पादन आ जाएगा सूचकांक। ठीक है, फटाफट अब कर लेते हैं, थोड़ा सा ही और है क्योंकि हमारा क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है। हम आगे देखेंगे। तो इसमें करा सुर्खियों में जो है सर्वेक्षण के परिणाम केंद्रीय सांख्यिकी एवं जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अन्य संबंधित तथ्य बताए गए हैं, जिसमें बताया गया सर्वेक्षण का उद्देश्य विनिर्माण उद्योगों की जो है संरचना, बौद्धिक, है ना, संरचना वृद्धि और घटकों में आए बदलाव का जो है अध्ययन करना तथा इनमें जो है मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और जो है पूंजी निर्माण पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वार्षिक जो उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सांख्यिकी ग्रहण, है ना, अधिनियम 2017 के तहत आयोजित किया गया है। इसमें बताया गया आगे इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयां शामिल की गई हैं, जिसमें बताया गया कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने हैं। बीड़ी और सिगार श्रमिक, है ना, अधिनियम 1966 के तहत बीड़ी और सिगार निर्माण इकाइयाँ तथा जो है वैसे विद्युत उपकरण जो मतलब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं होते हैं। और उसके बाद रक्षा प्रतिष्ठान, जिसमें तेल भंडार व वितरण डिपो, रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडारण जैसे विभागीय इकाइयाँ आदि इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए जाते हैं। सर्वेक्षण के परिणाम जो है राज्यों और प्रमुख उद्योगों के स्तर पर जो है तैयार किए गए हैं। सर्वेक्षण के जो मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। इसमें क्या है, सकल मूल्यवर्धन, है ना, में जो है पिछले वर्ष के तुलना में जो है 11.89% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। सकल मूल्यवर्धन दृष्टि से जो है शीर्ष 5 उद्योग आधारभूत धातु, मोटर वाहन, रसायन एवं जो है रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद, ये चीज़ें उसमें होती हैं। रोजगार देने के मामले में जो है सिर्फ 5 राज्य इसमें शामिल है, जिसमें गुजरात देखें, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं। उसके बाद औद्योगिक उत्पाद में जो है पिछले वर्ष की तुलना में 5.80 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। रोजगार वृद्धि में जो है बताया गया है कि जो है पिछले दशक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में जो है 5.7 मिलियन मतलब 57 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की गई हैं, है ना, पिछले दशक में कह रहा है। और शीर्ष 5 जो राज्य हैं उसमें तमिलनाडु का नाम मैंने बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की जो है रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी भी है। सर्वेक्षण की जो प्रमुख अवधारणाएं और परिभाषाएं उसमें बताया जाता है। तो सकल मूल्यवर्धन, शुद्ध मूल्यवर्धन और नियत पूंजी, इसमें बताया गया है सकल मूल्यवर्धन में कि जो है उत्पादन प्रक्रिया में जो है निर्मित अतिरिक्त मूल्य जिसका जो है गणना कुल उत्पादन, कुल इनपुट के जो है रूप में की जाती है। इसके अलावा शुद्ध मूल्यवर्धन में बताया गया है कि जो है इसकी गणना कुल उत्पादन, कुल इनपुट मूल्यह्रास के रूप में की जाती है। उसके बाद नियत पूंजी पे हम बात करेंगे। तो नियत पूंजी जो है इसमें जो है उत्पादन में जो प्रयुक्त दीर्घकालिक परिसंपत्तियाँ जैसे जो है भवन होंगी, मशीनें होंगी, भूमि होंगी, उनको
उनका जो मूल्यह्रास के पश्चात जो शेष मूल्य उसको, जैसे हमने मान लो कोई लैपटॉप खरीदा, कोई टीवी खरीदी, हमने बहुत दिनों तक उसका इस्तेमाल किया, तो अब इस्तेमाल करने के बाद अगर उसको हम बेच रहे हैं सेकेंड हैंड में, तो उसके पश्चात कितना मूल्य बनता है उस चीज़ को इसमें करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो सुर्खियों में क्यों था, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सुर्खियों में क्यों था और इसमें देखेंगे हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में कि क्या चीज़ है ये, इसके विषय को समझेंगे, संकलनकर्ता को समझेंगे और कब जारी होता है ये, है ना, और आधार वर्ष क्या है इसका, और शामिल जो क्षेत्रक है उसको हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि जो है अप्रैल 2025 से अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP हर महीने की जो है 28 तारीख को जो है जारी किया जाता है, जो संबंधित महीने के जो है 28 तारीख के लिए जो है पहले के जो है 42 दिनों के बजाय होता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में देखेंगे तो इसका जो विषय होता है वह जो है यह एक संयुक्त सूचकांक है जो एक निर्धारित आधार अवधि के जो है संदर्भ में है। किसी दी गई अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के एक बास्केट के उत्पादन के मात्रा में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। ये संकलनकर्ता बता रहा है। इसका संलग्नकर्ता ना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वास्तविक औद्योगिक समृद्धि के मापक के लिए किया जाता है। कब जारी होता, तो ये जो है प्रति माह जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका 2011-12 होता है। शामिल जो क्षेत्र को होते हैं यह केवल खनन, विनिर्माण और जो है विद्युत, है ना, क्षेत्रकों के उत्पादन को ही शामिल करता है। डेटा की कमी के कारण इसमें जो है निर्माण, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रकों के उत्पादन को जो है शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें ये क्यों सुर्खियों में था और क्या चीज़ है इसमें, है ना। तो इसमें सुर्खियों में क्यों था वो पहले देखेंगे। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के बारे में। उसके बाद हम इसमें देखेंगे ये चीज़ें, उसके बाद प्रमुख परिवर्तन देखेंगे, है ना। इसमें जो संरचनात्मक परिवर्तन, देशज क्षेत्रों को मान्यता, ये चीज़ें। उसके बाद हम देखेंगे NIC 2025 के जो मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें जो मध्यवर्ती युक्त सेवाओं का जो है उत्पन्न वर्गीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण पर आधारित अर्थव्यवस्था का एकीकरण। उसके बाद देखेंगे वर्गीकरण में जो प्रौद्योगिकी आधारित विभेद नहीं है, है ना। ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कहाँ गया, उसके बाद देखेंगे इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के बारे में, ठीक। इतना है देखने के लिए। तो राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण को हम देख लेते हैं फटाफट। ये क्या हो रहा है। तो सुर्खियों में क्या होता, तो MOSIP, है ना, ने जो है मुश्पी इसको बोलते हैं, ने जो है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC द्वारा जारी किया गया NIC सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणनाओं, आर्थिक संसाधनों, है ना, और नीति निर्माण के लिए जो है एक मौलिक उपकरण है। इसमें जो है कहा गया है कि NIC 2025 ने पिछले NIC 2008 को अपडेट किया, है ना, और NIC के जो है सबसे पहले 1962 में शुरू किया गया था। मोस्पी, है ना, ने जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा विकसित सभी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण, है ना, को जो है संशोधन किया। 5 जो है अनुरूप तैयार किया गया था। इसमें बताया गया प्रमुख परिवर्तन, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन, है ना, NIC 2025। इसमें बताया गया NIC 2018, और जो है 5 अंकीय कोडिंग संरचना के स्थान पर जो है एक नई 6 अंकीय जो है कोडिंग संरचना प्रस्तुत किया गया और देशज क्षेत्र को मान्यता दिया गया। इसमें बताया गया
आधारित स्वास्थ्य सेवा, हथकरघा उद्योग जैसे जो है देशज क्षेत्रों को जो है मान्यता दी गई। इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा, फिटनेस, ई कॉमर्स और डिजिटल मध्यवर्ती जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। इसके बाद हम देखेंगे NIC 2025 के जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें मध्यवर्ती युक्त सेवाएं की जो है उन्नत वर्गीकरण, जिसमें बताया गया कि विद्युत, खुदरा, लॉजिस्टिक सेवाएं और जो है शिक्षा जैसे जो है क्षेत्रों के मध्यवर्तियों की जो है बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करने के लिए कई श्रेणियों के नए वर्गों का जो है वर्ग बनाए गए। उसके बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व उसमें बताया गया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, कि जो है क्लाउड में जैसे हम कोई फाइल वगैरह जब हम रखते हैं नेट पे तो वो कहाँ रहता है, सब क्लाउड में रहता है। तो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं, वेब सर्च जो होता है पोर्टल को विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया है। उस पर हम पर्यावरण और हरित अर्थव्यवस्था का एकीकरण देखेंगे। उसमें कह रहा है विस्तारित कवरेज में जो है सतत विकास लक्ष्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए कार्बन कैप्चर, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सुधार गतिविधियों को शामिल किया गया है। आगे इसमें बताया गया कि वर्गीकरण में जो है प्रौद्योगिकी आधारित, है ना, आधारित विभेद नहीं है। उसमें बताया गया इसका अर्थ ये है कि गतिविधियों के बीच जो है अंतर आधार पर नहीं किया गया है कि जो है कोई गतिविधि पारंपरिक, है ना, पारंपरिक या जो है आधुनिक उत्पादन तकनीकों के माध्यम से की जाती है। आगे इसमें बताया गया है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC के बारे में। NIC कोड वास्तव में जो संख्यात्मक और वर्गीकरण प्रणाली है, इसका उपयोग जो है आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग क्षेत्र में वर्गीकृत के लिए किया गया जाता है। यह जो है सांख्यिकी सर्वेक्षण और जो है जनगणनाओं में आर्थिक अनुसंधान में पंजीकरण प्रक्रियाओं में केंद्र और राज्य सरकार के जो है नीतिगत रूपरेखा तैयार करने जैसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। भारत का जो पहला मानक औद्योगिकरण जो है 1962 में जारी किया गया था। इसके बाद जो है समय समय पर इसमें संशोधन किए गए, है ना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिकरण जो है के अनुरूप में इसको रखा जा सके। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारत में विनिर्माण। ये हम अगले देखेंगे अगले लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना अगर अच्छा लगा हो, है ना। लगभग हम 1-1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत की है हमने। और अच्छे से पढ़ाई करो। अपना जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए वो फॉर्म पहले भर लें ताकि बिना निश्चिंत होकर के पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।